भारत में आज एक एम्प्लॉयर केवल एक फैसले से 299 कर्मचारियों को एक साथ काम से निकाल सकता है, बिना सरकार की अनुमति के। जी हां, ये कोई अफवाह नहीं है, ये नए लेबर कोड के तहत की गई कानूनी सच्चाई है। लेकिन असली सवाल ये है कि कानून सच में क्या कहता है? कर्मचारियों के पास कौन-कौन सी सुरक्षाएं अभी भी मौजूद हैं? और एम्प्लॉयर कहां तक जा सकता है कि जिसके आगे कर्मचारियों का निकालना अवैध हो जाए, इलीगल टर्मिनेशन हो जाए। आज का ये वीडियो भारत के जो नए लेबर कोड हैं, खासकर उसमें जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड है 2020 का, औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के तहत हायर और फायर रूल्स का सबसे सहज, सबसे गहरा और सबसे सटीक कानूनी विश्लेषण है। इस एक पूरे वीडियो को अगर आपने देख लिया तो आपको हायर एंड फायर रूल्स के रिगार्डिंग कहीं कुछ भी और पढ़ने समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यह मेरी गारंटी है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। आज हम भारत में टर्मिनेशन और रिट्रेंचमेंट यानी कि नौकरी से निकालना और छटनी की जो पूरी कानूनी संरचना नए लेबर कोड के मुताबिक है, उसको एक एक धारा के साथ, एक एक प्रोविजन के साथ बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के सेक्शन 2 से लेकर सेक्शन 65 और 83 और साथ ही स्टैंडिंग ऑर्डर, ले ऑफ, क्लोजर, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट, सब कुछ बिल्कुल साफ तरीके से समझाया जाएगा। यदि आप कानून के विद्यार्थी हैं, लॉ स्टूडेंट हैं, एचआर प्रोफेशनल हैं, वकील हैं, लेबर कमिश्नर हैं, जुडिशरी एस्पिरेंट है, तो ये वीडियो आपके पूरा दृष्टिकोण चेंज कर देगा और आपको पूरा का पूरा कानून बिल्कुल आसानी से समझा देगा। वीडियो कहीं भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, सभी के साथ साझा करिएगा। आप हमें सुपर थैंक्स के माध्यम से, सुपर चैट के माध्यम से सपोर्ट कर सकते हैं और चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करिए के आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मामले को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं रिट्रेंचमेंट यानी जिसको छटनी कहते हैं, उसकी परिभाषा कहां दी गई है, उसको हम पूरा एक बार समझते हैं। रिट्रेंचमेंट होता क्या है? रिट्रेंचमेंट की जो परिभाषा है, जिसको हम जनरली छटनी कहते हैं, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की धारा 2 क्लॉज जेड एच के तहत दिया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज जेड एच ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 के तहत दिया गया है। और हायर एंड फायर को समझने के लिए सबसे पहले आपको इसी परिभाषा को समझना होगा कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो सेक्शन 2 क्लॉज जेड एच है, जहां पर रिट्रेंचमेंट की परिभाषा दी गई है, छटनी की परिभाषा दी गई है, सेवा समापन की परिभाषा दी गई है, वो ये कहता है कि रिट्रेंचमेंट का मतलब है एक कर्मचारी की सेवा समाप्त करना किसी भी कारण से, लेकिन कुछ विशेष अपवादों को छोड़कर। मतलब कि अगर जो मैं कारण आपको बता रहा हूं, इन कारणों को छोड़कर अगर किसी भी एम्प्लॉय को नौकरी से निकाला जाता है तो उसको छटनी माना जाएगा, उसको रिट्रेंचमेंट माना जाएगा। अब जिनको छटनी नहीं माना जाएगा, मतलब जिन कारणों की वजह से छटनी नहीं मानी जाएगी, उनको क्या कहेंगे, वो इसी प्रावधान के अंदर बताए गए हैं। जैसे मिसकंडक्ट, यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय ने कोई कदाचार कर दिया है, कोई गलत काम कर दिया है, उसकी वजह से अगर उसकी नौकरी चली गई है तो इसको हम छटनी नहीं कहेंगे। या फिर अगर किसी एम्प्लॉय ने वॉलंटरी रिटायरमेंट ले ली है, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, तभी भी वो रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा। सुपर एनुएशन, नियत आयु से जब उसकी एज पूरी हो जाए, उसके बाद रिटायर हो जाए, तो उसको भी आप छटनी नहीं मानेंगे। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, जब नियत कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपने नियत समय के लिए आप किसी कार्य क्षेत्र में काम कर रहे हो और वो समय पूरा हो जाए तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी, तभी भी ये छटनी नहीं माना जाएगा। और कंटिन्यूड इल हेल्थ की वजह से, मतलब लगातार आपका स्वास्थ्य खराब चल रहा है, उसकी वजह से आपकी नौकरी चली गई है। तो इन 4-5 कारणों के अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी कंपनी से, किसी भी स्थान से निकाला जाता है तो वो छटनी के तहत आएगा। समझ गए? छटनी जो रिट्रेंचमेंट है वो सेक्शन 2 क्लॉज एच के अंदर डिफाइन की गई है और वो ये कहता है कि किसी भी एक कर्मचारी की सेवा को समाप्त कर देना
किसी भी कारण से, एक्सेप्ट जो मैंने अभी आपको ये बताया, मिसकंडक्ट हो गया, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो गया, या फिर सुपर एनुएशन हो गया, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का समय पूरा हो गया, या फिर लंबे समय से बीमार चला आ रहा था। बाकी हर तरीके का जो भी टर्मिनेशन होगा, चाहे वो परफॉर्मेंस इशू हो, मतलब काम अच्छे से नहीं किया इस वजह से नौकरी से निकाल दिया है, या फिर कंपनी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, या डाउन साइजिंग हो रही है कि मतलब वर्कफोर्स घटाया जा रहा है, तो सब कुछ रिट्रेंचमेंट माना जाता है। और ये जो प्रावधान दिया गया है सेक्शन 2 क्लॉज ZH के अंदर दिया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के लिए। और रिट्रेंचमेंट के जो नियम है वो बहुत सख्त नियम है। अब बात करते हैं कि अगर कोई भी एम्प्लॉयर रिट्रेंचमेंट करता है तो उसको 3 अनिवार्य नियम पूरे करने होंगे। सबसे पहले उसको समझते हैं। वीडियो समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, सुपर थैंक्स के माध्यम से हमें सपोर्ट जरूर करिएगा, और चैनल मेंबरशिप भी ज्वाइन करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी करिएगा। अब बात करते हैं रिट्रेंचमेंट के 3 अनिवार्य नियम क्या है, कि मतलब जब कोई भी एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय की छटनी करेगा, उसे रिट्रेंच करेगा, तो उसको 3 जो आवश्यक नियम है उनको फॉलो करना पड़ेगा। और इनको कहां बताया गया है? 3 मैंडेटरी कंडीशंस ये धारा 70 के अंदर बताई गई है, सेक्शन 70 के अंदर बताई गई है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की। जो सेक्शन 70 है, धारा 70 जो है वो रिट्रेंचमेंट के पहले 3 जरूरी कदम बताता है। और पहला क्या है? 1 महीने का नोटिस, 1 मंथ नोटिस, 1 महीने का लिखित नोटिस देना पड़ेगा आपको कंसर्न एम्प्लॉय को जिसकी आपको छटनी करनी है। जो एम्प्लॉयर है उसको टर्मिनेशन का एक लिखित नोटिस देना ही होगा, और उसमें स्पष्ट कारण लिखना होगा कि किस वजह से उसको रिट्रेंच किया जा रहा है। और अगर उस एम्प्लॉय को तुरंत टर्मिनेट करना है, तुरंत उसको जॉब से निकालना है, तो 1 महीने का वेतन नोटिस की जगह देना होगा। यानी कि अगर किसी एम्प्लॉय को आप रिट्रेंच कर रहे हो, या तो आप उसको 1 महीने का एडवांस नोटिस दे दो, और अगर सिचुएशन ऐसी है कि एडवांस नोटिस देने की स्थिति नहीं है और टर्मिनेट इमीडिएटली करना है, रिट्रेंच इमीडिएटली करना है, छटनी इमीडिएटली करनी है, तो आप उसके लिए 1 महीने का जो वेतन है, पगार है, वो आप उसे देकर उसकी छुट्टी कर सकते हैं, छटनी कर सकते हैं। ये नियम बताते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा नियम है वो है रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन को लेकर, मतलब क्षतिपूर्ति के लिए। आप 1 महीने का नोटिस या फिर 1 महीने की सैलरी वाली वो चीज तो पूरी करेंगे, उसके साथ साथ जब आप उसकी छटनी कर रहे हो तो छटनी करने के लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा कंपेंसेशन भी देनी पड़ेगी, रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी देना पड़ेगा, क्षतिपूर्ति भी देनी पड़ेगी। और वो किस हिसाब से होगी, उसके लिए दूसरा नियम है। और ये भी धारा 70 के अंदर बताया गया है, सेक्शन 70 के अंदर बताया गया है। और ये किस तरीके से जो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन है ये कैसे काउंट होगी? उस व्यक्ति ने आपके यहाँ जितने लंबे समय तक, जितने वर्षों तक काम किया है, उस हिसाब से ये रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन डिसाइड होती है। और हर पूरे हुए वर्ष के लिए 15 दिन के औसत वेतन के बराबर भुगतान अनिवार्य है। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर मान लीजिए 5 साल काम किया है, और ये रूल कह रहा है कि उसको आपको रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी देनी है, हर साल काम किया है तो उसके 15 दिन का देना होगा, और 5 साल किया है तो 15 पचे 75 दिन का जो पगार होगा वो उस एम्प्लॉय को दिया जाएगा एज रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन भी। ये धारा 70 हमें बताती है। समझ गए? और जो तीसरा नियम है, अच्छा, दूसरे नियम के अंदर एक बात और मैं आपको बताना भूल गया, वो और बता देता हूं कि अगर जिस वर्ष में उसकी रिट्रेंचमेंट हो रही है और उस वर्ष के लिए उसको काम करते हुए 6 महीने से ज्यादा बीत गए हैं, ऐसा तो है नहीं कि पूरा साल बीतेगा तभी लास्ट ईयर में कंपनी रिट्रेंच करती है, बीच में भी कर सकती है। और जिस साल उसका रिट्रेंचमेंट किया जा रहा है, छटनी की जा रही है, अगर उस साल उसे काम करते समय 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं, तो वो रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन के लिए या छटनी क्षतिपूर्ति के लिए जो एक्स्ट्रा पैसा दिया जाएगा उसके लिए वो साल पूरा माना जाएगा। मतलब उसके लिए आपको 15 दिन की अतिरिक्त कंपेंसेशन देनी पड़ेगी। और जो तीसरी नियम है छटनी और रिट्रेंचमेंट करने से पहले, वो तीसरा नियम ये है कि रिट्रेंचमेंट करने से पहले सरकार को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में सूचना देना अनिवार्य है। मगर ये कब होगा? जब उस संस्थान के अंदर, जब उस
फैक्ट्री के अंदर और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 300 से ज्यादा एम्प्लॉय हैं, तभी आपको सरकार को अग्रिम सूचना देनी है। मतलब जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर 300 से कम एम्प्लॉय हैं तो वहां पर छटनी आसान है। ठीक है, सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सरकार को नोटिस देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ वो 1 महीने वाला नोटिस और या फिर 1 महीने की सैलरी और साथ में जो दूसरा नियम था रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन का, उसको फॉलो करके आपको वो पूरा करना है। सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो तीसरी कंडीशन है सरकार को सूचना का, सरकार को नोटिस का या इंफॉर्मेशन का, रिट्रेंचमेंट के पहले सरकार को प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म से सूचना देनी होगी। और अगर इनमें से कोई भी कदम तोड़ा गया, कोई भी नियम का पालन नहीं किया गया, तो वो रिट्रेंचमेंट या फिर छटनी वो अवैध हो जाएगी, इलीगल हो जाएगी। अब कोई छटनी या रिट्रेंचमेंट अगर इलीगल होती है, अवैध होती है, तो उस स्थिति के अंदर एम्प्लॉयर के ऊपर सजा के भी प्रावधान है, उसके ऊपर पेनल्टी के भी प्रावधान है और कुछ केसेस में कारावासी के भी प्रावधान है। उसके बारे में भी इसी सेशन के अंदर एंड में मैं आपको या बीच में कहीं जब वो सूटेबल टाइम पेनल्टीज वाला सेक्शन आएगा वहां पर भी बताऊंगा, वहां डिटेल में उसको डिस्कस करूंगा पेनल्टी वाले पोर्शन को। तो बिल्कुल वीडियो का एक भी पॉइंट स्किप मत करिएगा, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं। रिट्रेंचमेंट के समय एक नियम का ध्यान रखा जाता है जिसको हम कहते हैं LIFO नियम। LIFO नियम, लाइफो नियम, जिसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब और ये धारा 71 के तहत दिया गया है, सेक्शन 71 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के तहत दिया गया है कि मतलब संस्थान के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कंपनी के अंदर जो सबसे बाद में ज्वाइन किया है एज एम्प्लॉय, और अगर कंपनी छटनी कर रही है तो सबसे पहले वही निकाला जाएगा जिसकी सबसे बाद में एम्प्लॉय के रूप में ज्वाइनिंग हुई है। और ये रूल जो है धारा 71 के अंदर दिखाया गया है, बताया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर। यदि कोई कर्मचारी को, यदि किसी कंपनी को कुछ कर्मचारियों को रिट्रेंच करना हो तो धारा जो 71 है, सेक्शन 71 है, वो ये कहती है कि सबसे आखिर में नियुक्त कर्मचारी को सबसे पहले निकाला जाएगा। इसे लास्ट इन फर्स्ट आउट कहते हैं। लास्ट इन मतलब जो लास्ट में कंपनी में आया वो सबसे पहले बाहर निकलेगा। एम्प्लॉयर उसे हटा सकता है और इस एम्प्लॉयर जो है, जो LIFO वाला नियम है, इससे थोड़ा सा डाइवर्ट भी कर सकता है। मतलब इस रूल को अगर वो फॉलो नहीं कर रहा है तो वो जो एम्प्लॉयर है उसको वैलिड रीजन देने होंगे, लिखित रूप में अपने दर्ज करने होंगे। मतलब ये है कि वैसे तो जो ये नियम है लास्ट इन फर्स्ट आउट का नियम, ये मैंडेटरी है। मान लीजिए एम्प्लॉयर को कोई एम्प्लॉय जो बाद में आया है वो ज्यादा पसंद आ रहा है और लगता है कि मेरा काम वो ज्यादा अच्छे से करेगा, तो वो उससे पहले हुए आए व्यक्ति को बाद में आए हुए व्यक्ति से भी पहले निकाल के रिट्रेंच कर सकता है। मतलब धारा 71 का फॉलो किए बिना रह सकता है, कर सकता है, बशर्ते अब जब वो छटनी कर रहा है तो उसको वैलिड रीजन देने होंगे, लिखित रूप में दर्ज करने होंगे कि मैं इस कारण से धारा 71 का फॉलो नहीं कर रहा हूं। मगर जनरल नियम यही है कि जो बाद में आया है वो पहले उसकी छटनी होगी। और जो ये नियम किस लिए लाया गया है, किस लिए हमारे इंडस्ट्रियल कोड का हिस्सा है, इसको भी आपको समझना है, क्योंकि ये नियम जो है पक्षपात और बदले की कार्रवाई को कुछ हद तक रोकता है। अब बात करते हैं, जिस एम्प्लॉय को एक बार हटा दिया है, रिट्रेंच कर दिया है, छटनी कर दिया है, तो क्या उसको दोबारा उसी संस्था के अंदर, उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दोबारा री एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है? तो इसके बारे में धारा 72 बात करती है। री एम्प्लॉयमेंट राइट के बारे में सेक्शन 72 बात करती है। और ये कहती है कि सेक्शन 72 क्या कहता है? ये कहता है कि रिट्रेंच किए गए कर्मचारी को 1 साल के भीतर री एम्प्लॉयमेंट का पहला अधिकार होगा यदि कंपनी दोबारा भर्ती शुरू करती है। मान लीजिए कि एक कंपनी ने छटनी शुरू करी और उसमें मान लीजिए 50 कर्मचारियों को निकाल दिया, ठीक है। अब 1 साल के भीतर दोबारा कंपनी भर्ती दोबारा से शुरू करती है, तो जिन 50 कर्मचारियों को निकाला गया है उनको पहले एम्प्लॉयमेंट का मौका दिया जाएगा, बाकी और ओपन रिक्रूटमेंट के लिए उनको बाद में खोला जाएगा, उन जॉब्स को बाद में खोला जाएगा। ये जो धारा 72 है ये कहती है रिट्रेंच किए गए कर्मचारी को 1 साल के भीतर री एम्प्लॉयमेंट का पहला अधिकार होगा
अगर कंपनी दोबारा से भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, इससे एम्प्लॉयर पुराने कर्मचारी को हटाकर सस्ते कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? नहीं तो जनरली आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो सीनियर लेवल पर वर्कर एम्प्लॉइज काम करते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मैनेजमेंट लेवल पर काम करते हैं, एम्प्लॉयर क्या करता है कि अगर वो ज़्यादा लंबे समय से काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो हर साल उनके प्रमोशन भी होते हैं, बोनस वगैरह भी मिलते हैं और फिर इंक्रीमेंट वगैरह भी लिखते हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी सैलरी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, और जब आज की स्थिति के अंदर मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है, तो ऐसी स्थिति के अंदर एम्प्लॉयर ऐसे पुराने हुए कर्मचारियों को निकाल कर उनकी जगह 3-4 कर्मचारी ना ले आए, जैसा हमने देखा भी है। तो जो ये रूल है, ये इसी चीज के लिए रखा गया है, रिट्रेंचमेंट के समय पर कुछ इस तरीके का जो धालमेल है एम्प्लॉयर द्वारा ना किया जाए, उसके लिए कि इससे जो एम्प्लॉयर है पुराने कर्मचारियों को हटाकर नए सस्ते कर्मचारियों की भर्ती नहीं कर पाएगा। इसलिए ये जो रूल 72 है वो दिया गया है कि छटनी होने के 1 साल के भीतर अगर कोई भी कंपनी दोबारा से रीएम्प्लॉयमेंट करती है, भर्ती प्रक्रिया शुरू करती है, तो जिनको पहले हटाया गया है उन्हीं को ही दोबारा से नौकरी मिलने का अधिकार, पहला अधिकार होगा। अब बात करते हैं कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट बंद हो रही है, मतलब इंडस्ट्री है या ऑर्गेनाइजेशन है, वो समापन मतलब क्लोजर कर रहे हैं, अपना बिजनेस ही खत्म कर रहे हैं, तो उसके लिए नियम सेक्शन 74 और 75 के अंदर दिए गए हैं। सेक्शन 74 धारा 74 ये कहती है कि 60 दिन पूर्व सूचना देनी पड़ेगी क्लोजर की सिचुएशन में। यदि कोई अंडरटेकिंग या ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह बंद हो रही है, हमेशा के लिए बंद हो रही है, तो जो एम्प्लॉयर है उसको सरकार को 60 दिन का नोटिस देना होगा, 60 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा। कोई भी एस्टेब्लिशमेंट अंडरटेकिंग अगर परमानेंट क्लोज हो रही है तो उसको सरकार को 60 दिन का एडवांस नोटिस देना होगा, और यह नियम तब लागू होता है जब कर्मचारियों की संख्या 50 या उससे ज्यादा अधिक हो। मतलब समझ रहे हैं कि कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है जिसके अंदर एम्प्लॉय या वर्कर की संख्या 50 या उससे ज्यादा है, तभी ये 60 दिन की एडवांस नोटिस वाली कंडीशन अप्लाई होगी। मान लीजिए कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई ऐसा स्टोर है या कोई ऐसी कंपनी है जिसके अंदर मान लीजिए सिर्फ 30 वर्कर काम करते हैं, 30 एम्प्लॉय सारे काम करते हैं, ठीक है, और जो एम्प्लॉयर है वो ये डिसाइड करता है कि मुझे कंपनी बंद करनी है, तो उसको उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी और उसको 60 दिन पहले नोटिस नहीं देने की रिक्वायरमेंट, कोई भी रिक्वायरमेंट उसको नहीं होगी। मतलब उसको 60 दिन पहले सरकार को कोई नोटिस नहीं देना होगा। परमानेंट अगर बिजनेस बंद किया जा रहा है तो 60 दिन की एडवांस नोटिस की जो रिक्वायरमेंट है सरकार को देना होगा, वो कब लागू होगी? जब उस ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में कम से कम 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हों। एक और प्रावधान है सेक्शन 75 जो कंपेंसेशन ऑन क्लोजर की बात करता है कि जब फैक्ट्री, एस्टेब्लिशमेंट, कंपनी या जो बिजनेस है अगर वो बंद किया जा रहा है, 74 के अंदर सरकार को एडवांस नोटिस की बात की गई, और दूसरी बात की अगर बिजनेस हमेशा के लिए बंद किया जा रहा है तो उसके अंदर कंपेंसेशन दिया जाएगा एम्प्लॉइज को, वर्कर को, और उसके लिए जो प्रावधान है वो सेक्शन 75 है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का। वो ये कहता है कि क्लोजर होने पर सभी कर्मचारियों को रिट्रेंचमेंट की तरह ही 15 दिन के वेतन प्रति वर्ष के हिसाब से भुगतान मिलेगा। जैसे रिट्रेंचमेंट के समय, छटनी के समय पर हर साल जितना काम किया, हर जितने वर्ष उसने काम किया, हर साल के 15 दिन के हिसाब से उसको कंपेंसेशन दिया जाता था, वही चीज यहां पर भी लागू होगी कि अगर कोई एस्टेब्लिशमेंट हमेशा के लिए बंद की जा रही है तो उसमें भी रिट्रेंचमेंट की तरह ही 15 दिन के वेतन प्रति वर्ष के हिसाब से हर एम्प्लॉय को, हर वर्कर को भुगतान करना होगा। यदि, लेकिन यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर क्लोजर अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से हो रहा है तो अधिकतम 3 महीने का औसत वेतन ही देना होगा। अगर जो क्लोजर है वो अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस की वजह से हो रहा है, ऐसे सर्कमस्टांस हो गए हैं कि बंद करना ही पड़ेगा, मतलब कंपनी दिवालिया हो गई है, तब ऐसी स्थिति के अंदर, या जो बिजनेस है वो सरकार ने उसका अवैध घोषित कर दिया है, तब ऐसी स्थिति के अंदर जो एम्प्लॉय है, वर्कर है, वो काम नहीं करेंगे, उनको मैक्सिमम 3 महीने का औसत वेतन ही देना होगा, ठीक है, एज कंपेंसेशन। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण बात की जिसकी वजह से सब लोग बात कर रहे हैं। 300 नंबर, 300 वर्कर का जो रूल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 300 वर्कर का रूल आया कहां से इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। जो ये 300 वर्कर का रूल है
ये चैप्टर 10 जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, वहां से आया और इसके अंदर जो रेलिवेंट प्रोविजन है वो सेक्शन 77 से लेकर 83 तक है। जो चैप्टर 10 है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, यही से आता है वही चर्चित वाक्य कि 299 कर्मचारियों को निकालने के लिए अनुमति की जरूरत नहीं होती है, सरकार की अनुमति की जरूरत नहीं होती है। लेकिन 300वें के लिए जैसे ही 300 एम्प्लॉय हो जाएंगे, उसके साथ ही जरूरत पड़ेगी सरकार से परमिशन लेने की। अब आपके मन में आएगा कि सर ये 300 वर्कर का मतलब क्या है? 300 वर्कर क्या पूरे साल लगातार 300 वर्कर काम करने चाहिए, या 300 वर्कर रेगुलर ऑन रोल वाले होने चाहिए? देखिए, 300 वर्कर की जो संख्या है वो काउंट करने का इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के अंदर एक बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला बताया है। वो ये कहता है कि पिछले जिस दिन आप ये चीज कर रहे हैं कि पिछले एक वर्ष के दौरान किसी भी दिन या एवरेज अगर उस संस्थान के अंदर 300 वर्कर्स 300 एम्प्लॉइज ने काम किया हुआ है, तो वो वहां पर ये लागू होगा कि मतलब अगर एक भी दिन वहां पर अगर 300 लोगों ने काम किया है तो ये रूल अप्लाई हो जाएगा, चाहे वो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट वाले एम्प्लॉय हो, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय हो, कैसे भी एम्प्लॉय हो। अगर पिछले एक साल के दौरान कभी भी 300 या उससे ज्यादा एम्प्लॉयज ने वहां पर काम किया है तो ये रूल अप्लाई होगा। 299 कर्मचारी तक निकालने के लिए अगर कोई संस्था ऐसी है जहां पर 299 कर्मचारी तक है, तब सरकार की परमिशन नहीं लेनी। जैसे ही 300 कर्मचारी होंगे, उसके बाद हर उस एस्टेब्लिशमेंट के अंदर कर्मचारियों को निकालने के लिए भी परमिशन चाहिएगी, और उसके साथ साथ और ज्यादा सेफगार्ड ऐसे वर्कर के लिए भी, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। सिर्फ सरकार की परमिशन की बात नहीं है। जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 300 से ज्यादा वर्कर हैं, 300 से ज्यादा एम्प्लॉई है, वहां पर जो काम कर रहा है उस एम्प्लॉई के लिए, उस वर्कर के लिए ज्यादा सुरक्षा भी है। और वही जो प्रावधान है वो सेक्शन 300 वही जो सेक्शन 77 से लेकर 83 के बीच में दिए गए हैं। जो सेक्शन 77 है वो इस चैप्टर की एप्लीकेबिलिटी के बारे में कहता है और ये तय करता है कि जो चैप्टर 10 है के जो स्पेशल नियम है वो बड़े प्रतिष्ठान पर लागू होंगे। बड़े प्रतिष्ठान पर लागू होंगे जहां पर मिनिमम 300 वर्कर या एम्प्लॉय पिछले एक साल में कभी ना कभी काम कर चुके हैं। अब जो ये स्पेशल नियम है, ये ले ऑफ के स्पेशल नियम है, रिट्रेंचमेंट के अलग नियम है, क्लोजर के अलग नियम है। इनको एक बार समझते हैं। जो धारा 78 है वो ले ऑफ के बारे में बात करती है। ले ऑफ इन बिगर यूनिट्स। बिगर यूनिट्स का मतलब जहां पर 300 से ज्यादा एम्प्लॉय कभी ना कभी पिछले एक साल के अंदर रहे हैं, काम किए हैं। ले ऑफ कार्य, ले ऑफ मतलब छुट्टी कर देना लोगों की, कार्य निलंबन। 300 या अधिक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों में ले ऑफ करने के लिए सरकार की अनुमति आवश्यक है। केवल पावर शॉर्टेज या फिर नेचुरल कैलेमिटी जैसी आपात स्थितियों में सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर 300 से ज्यादा वर्कर रहे हैं पिछले एक साल के अंदर कभी ना कभी, तब ऐसी स्थिति के अंदर, और अगर वहां पर एम्प्लॉयर ये चाहता है कि उसको ले ऑफ करना है, तब ऐसी स्थिति के अंदर सरकार की अनुमति आवश्यक होगी। हाँ, इसके भी कुछ अपवाद हैं कि अगर पावर शॉर्टेज की वजह से ले ऑफ हो रहा है या फिर नेचुरल कैलेमिटी की वजह से कोई आपात स्थिति आ गई है, तब ऐसी स्थिति के अंदर सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो धारा 79 है वो ऐसे बड़े प्रतिष्ठानों में रिट्रेंचमेंट के लिए स्पेशल नियम की बात करती है। ऐसे प्रतिष्ठानों में 3 महीने का नोटिस देना अनिवार्य होगा कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर किसी एम्प्लॉय को रिट्रेंच करना है। पहली बात तो है 300 से ज्यादा वाली ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई होगी, और यहां पर जो उस कंसर्न एम्प्लॉय को एडवांस नोटिस देने की बात है वो कितना है, 3 महीने का एडवांस नोटिस देना होगा। अब याद रखिएगा, आप बोलोगे सर वो जब हम स्टार्टिंग में कर रहे थे रिट्रेंचमेंट रूल, वहां तो आपने 1 महीने का एडवांस नोटिस बोला था। वो 299 तक जहां पर एम्प्लॉय है उस स्थिति की बात करें, मतलब रिट्रेंचमेंट किसी का भी हो रहा है, वहां पर आपको 1 महीने का एडवांस नोटिस देना है। लेकिन जैसे ही 300 एम्प्लॉय या उससे ज्यादा हुए, तब उस स्थिति के अंदर जो एडवांस नोटिस एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को देना है उसकी भी समय सीमा बढ़ गई है, और ऐसी स्थिति के अंदर 3 महीने का नोटिस देना अनिवार्य है। और रिट्रेंचमेंट के लिए सरकार की पूर्व अनुमति भी लेनी ही पड़ेगी। समझ गए?
पहली बात तो एम्प्लॉय को भी 3 महीने का नोटिस देना होगा और उसके साथ साथ अगर कोई छटनी करनी है कंपनी के अंदर तो गवर्नमेंट की भी अनुमति लेनी जरूरी है। और अगर सरकार ने अनुमति नहीं दी, अब देखिए उसके अंदर अगर 299 से कम थे तो सरकार को इन्फॉर्म करना था, मगर 299 से ज्यादा है तो सरकार से परमिशन लेनी है, इंफॉर्मेशन देना सरकार को कि हम छटनी कर रहे हैं। सरकार अनुमति दे ना दे कोई मैटर नहीं करता, छटनी वैलिड हो जाएगी। लेकिन जो ये धारा जो मैंने आपको बताया कि जो सरकार से परमिशन लेने की बात है, सेक्शन 78 79 में मैंने आपको बताया है कि सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी जहां पर 300 से ज्यादा वर्कर काम कर रहे हैं, अगर वहां पर छटनी होनी है और सरकार ने अगर अनुमति नहीं दी तो ऐसा टर्मिनेशन इलीगल माना जाएगा, अवैध माना जाएगा। अब जो ये 300 से ज्यादा वाले बड़े प्रतिष्ठान हैं, इसमें क्लोजर के लिए भी अलग नियम है, सख्त नियम है और इसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है। क्लोजर से 90 दिन पहले सरकार से अनुमति मांगनी होगी। अगर कोई कंपनी बंद हो रही है, कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद हो रही है जिसमें 300 से ज्यादा वर्कर हैं, काम कर रहे हैं, पिछले 1 साल के दौरान कभी काम किया है, तो ऐसी कंपनी को, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को, ऐसी एस्टेब्लिशमेंट को बंद करने से पहले भी 90 दिन पहले कम से कम सरकार से अनुमति मांगनी होगी, सरकार से अनुमति मांगनी होगी। ठीक है। अब इसके बाद आता है अगला प्रोविजन जो है धारा 81, वो ये कहता है कि अगर सरकार अनुमति ना दे तो क्या होगा। अगर सरकार अनुमति ना दे तो ये प्रावधान सीधा सीधा ये कहता है कि रिट्रेंचमेंट या क्लोजर जो है वो निरस्त माना जाएगा, वो अवैध माना जाएगा और कर्मचारी को ऐसा माना जाएगा कि वो सेवा में अभी भी बना हुआ है। सेवा में बना हुआ है तो इसका मतलब क्या होगा कि ऐसे कर्मचारी को फुल वेजेस भी मिलेंगे और सारे के सारे बेनिफिट्स भी हैं वो पहले वाले जारी रहेंगे। मतलब ये माना जाएगा कि कोई रिट्रेंचमेंट, वो नौकरी उसकी खत्म नहीं हुई है। सरकार ने अगर परमिशन नहीं दी तो कंपनी का, बिजनेस का क्लोजर भी निरस्त होगा और जो रिट्रेंचमेंट हुई है वो भी इनवैलिड मानी जाएगी और कर्मचारी को ऐसे माना जाएगा कि ये सेवा में बना हुआ है। सेवा में बना हुए का मतलब क्या है कि उसको पूरी सैलरी मिलेगी, उसके साथ साथ पूरे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। ठीक है। आप मुझे बताइए आपको इस सेशन से कैसा लग रहा है, समझ आ रहा है सारी चीजें, कितनी बारीक चीजें आपको बता रहे हैं, बारीक चीजें पसंद आ रही है, कानून चीजें आ रही है, आपको समझ आ रही है, तो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे, सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे, चैनल को बेल नोटिफिकेशन ऑन क्यों नहीं कर रहे। हम देखते हैं कि वीडियो बहुत सारे लोग देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको इतनी वैल्यू मिल रही है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सभी के साथ शेयर भी करें, सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट भी करिए। आप सब लोग वर्किंग लोग हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सपोर्ट भी करिए ताकि आपके लिए ऐसे और पीएफ, ग्रेचुटी और ऐसे ऐसे सेशंस लाए जा सके, क्योंकि भविष्य के अंदर सिर्फ मेंबरशिप पर भी हम कुछ स्पेशल वीडियोस लेके आएंगे, मेंबरशिप मेंबर्स के लिए भी स्पेशल सेशंस लेके आएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रावधान की, जो है ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग के बारे में बात करता है और इस पर जो प्रावधान है वो धारा 83 है। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, अगर कंपनी के मालिक बदल रहे हैं तब उस समय पर क्या नियम लागू होंगे। देखा होगा कि बहुत बार कंपनी के मालिक बदल जाते हैं, कंपनी बेच दी जाती है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो रहा है। ओनरशिप बदलने पर जो नया मालिक है वो कर्मचारियों को उसी शर्त पर रखेगा जिस शर्त पर कर्मचारी पुरानी कंपनी के अंदर काम कर रहे थे। मतलब कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप का वर्कर्स की और एम्प्लॉयज की नौकरी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। समझ गए। ओनरशिप बदलने पर नया मालिक कर्मचारियों को उसी शर्तों पर रखेगा, अन्यथा जो रिट्रेंचमेंट और कंपेंसेशन जो है उसको देनी होगी। समझ गए। अब बात करते हैं फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में, इसके बारे में क्या प्रावधान है, क्या नियम है। ये हायर और फायर मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव है, आप ध्यान रखिएगा। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी के नियत अवधि रोजगार, फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट यानी के नियत अवधि रोजगार, समय सीमा के लिए आपको एम्प्लॉयमेंट मिल रही है और ये हायर एंड फायर मॉडल में सबसे बड़ा बदलाव भी है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को परमानेंट कर्मचारी, जो फिक्स टर्म एम्प्लॉई है, उसको परमानेंट कर्मचारी जितना ही वेतन मिलेगा, उतने ही भत्ते मिलेंगे, उतने ही वर्किंग आवर्स मिलेंगे और बाकी सभी लाभ भी उतने ही मिलेंगे। मतलब मगर ये सब प्रोपोर्शनेट मिलेंगे, आप ये बात ध्यान रखिएगा।
ऐसा नहीं कि फिक्स टर्म एम्प्लॉय को कम सैलरी में दी जाएगी या परमानेंट कर्मचारी से कम बेनिफिट दिए जाएंगे, नहीं, उतने ही बेनिफिट दिए जाएंगे जितने एक परमानेंट एम्प्लॉय को दिए जाते हैं। फिक्स टर्म एम्प्लॉय को परमानेंट कर्मचारी जितना ही इक्वल वेतन मिलेगा, समझिएगा, उतने ही भत्ते भी मिलेंगे, मतलब उतने ही अलाउंस भी मिलेंगे और उतने ही वर्किंग आवर कंडीशन उसके भी होंगे और उसे उतने ही लाभ भी मिलेंगे जितने परमानेंट एम्प्लॉय के होंगे। और सबसे बड़ा अधिकार है, इनको प्रोपोर्शनेट ग्रेच्युटी भी मिलेगी, मतलब इनको आनुपातिक ग्रेच्युटी का भी अधिकार है, भले ही सेवा 5 साल पूरी ना हुई हो। मगर ग्रेच्युटी मिलने का अधिकार, एक बार यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है, आप फिर कमेंट करेंगे कि सर मैंने एक कंपनी में 3 महीने काम किया तो मुझे ग्रेच्युटी मिलेगी। ग्रेच्युटी पाने के लिए कम से कम 1 साल आपको काम करना है, तभी आपको ग्रेच्युटी मिलेगी, प्रोपोर्शनेट ग्रेच्युटी मिलेगी। 5 साल वाली जो समय सीमा है वो खत्म हो गई है। कोई अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉय है तो उसको भी ग्रेच्युटी की सुविधा मिलेगी, प्रोपोर्शनेट ग्रेच्युटी मिलेगी। मगर ग्रेच्युटी पाने के लिए जो मिनिमम कार्य सीमा है वो कम से कम 1 साल लगातार काम कार्य सीमा होनी चाहिए। और कॉन्ट्रैक्ट अवधि की समाप्ति पर जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर को रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये तो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट था कि आप हमारे यहाँ 6 महीने काम करिए, 12 महीने काम करिए, 2 साल काम करिए, तो ये रिट्रेंच तो हो ही नहीं रहा। जैसे ही समय सीमा पूरी होगी उसके बाद एम्प्लॉय की छुट्टी, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयर है उसको, कंसर्न एम्प्लॉय को कोई भी रिट्रेंचमेंट कंपेंसेशन नहीं देना है, क्योंकि ये रिट्रेंचमेंट नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो खुद समाप्त हो रहा है। ये एम्प्लॉयर को फ्लेक्सिबिलिटी देता है और कर्मचारियों को कुछ हद तक सुरक्षा भी देता है। अब इसके बाद बात करते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स की, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, और ये चैप्टर भी उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन पर लागू होगा जहां पर 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं या पिछले 1 साल के दौरान किसी भी दिन काम कर चुके हैं एवरेज बेस पे। ठीक है, तो स्टैंडिंग ऑर्डर चैप्टर 4 के अंदर दिया गया है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के। और स्टैंडिंग ऑर्डर जो है वो वर्क प्लेस का एक तरह से मिनी संविधान है, छोटा संविधान है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है। और हर ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 300 वर्कर से ज्यादा लास्ट ईयर में कभी भी काम किए हैं, वहां पर एम्प्लॉयर को स्टैंडिंग ऑर्डर बनाना जरूरी होता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये स्टैंडिंग ऑर्डर होते क्या हैं और इसके अंदर लिखा क्या होता है। स्टैंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है कि मिसकंडक्ट क्या है, कदाचार क्या है, और इंक्वायरी कैसे होगी, और कर्मचारी के क्या अधिकार हैं, और जो एम्प्लॉयर है वो कौन सी कार्रवाई कर सकता है ऐसी स्थिति में। इससे क्या होगा, स्टैंडिंग ऑर्डर बनने की वजह से जो आर्बिट्ररी मिसकंडक्ट टर्मिनेशन जो है किसी भी एम्प्लॉय का, वो असंभव हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके अनुसार फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट भारत के लिए अच्छा मॉडल है या फिर ये नौकरी सुरक्षा को कम करता है। अपनी राय जरूर बताइएगा कि नए कोड के अंदर जो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को हर जगह के लिए, हर इंडस्ट्री के लिए खोल दिया है, तो इससे क्या ये भारत के लिए एक अच्छा मॉडल है, एम्प्लॉयमेंट मॉडल है, या फिर ये लोगों की जो जॉब सिक्योरिटी है उसको खत्म कर रहा है, कम कर रहा है। अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। अब बात करते हैं अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की बात करें तो ये धारा 84 और सेकंड शेड्यूल को साथ लेके पढ़ी जाती है। सेक्शन 84 प्लस सेकंड शेड्यूल, जो सेकंड सूची है किसकी, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड की, उसको साथ लेके पढ़ी जाती है। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रावधान है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस। सेक्शन 84 तो हम करेंगे, मगर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होता क्या है उसको भी समझना बहुत जरूरी है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की जो परिभाषा दी गई है सेक्शन 2 क्लॉज ZO के अंदर दी गई है, धारा 2 क्लॉज ZO के अंदर दी गई है, जिसमें अनलेबर प्रैक्टिस की परिभाषा दी गई है। और इसका सीधा अर्थ है, मैं आपको बता रहा हूं कि अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होती क्या है। इसका सीधा अर्थ होता है कि सेकंड शेड्यूल में लिखी गई हर वो गतिविधि जिसे कानून ने अनुचित माना है। सेक्शन 2 क्लॉज ZO में यह नहीं बताया कि कौन कौन सी एक्टिविटी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंदर काउंट होगी।
उसके अंदर सिर्फ ये लिखा गया है कि सेकंड शेड्यूल के अंदर जो जो बात लिखी गई है वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी, उसे कानून ने अनुचित माना है और यही अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कहलाती है। इसके बाद जो है सेक्शन 84 इस बारे में एक बेहद स्पष्ट और शक्तिशाली नियम देता है। जो सेक्शन 84 है, धारा 84 है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का, वो ये कहता है कि कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी वर्कर या कोई भी ट्रेड यूनियन, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना हो, सेकंड शेड्यूल में लिखी गई किसी भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस को नहीं कर सकता। मतलब जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है सिर्फ एम्प्लॉयर या वर्कर के लिए नहीं है, सभी के लिए है। चाहे एम्प्लॉयर हो, चाहे एम्प्लॉई हो या फिर ट्रेड यूनियन हो, जो भी बात सेकंड शेड्यूल के अंदर लिखी गई है उसको कोई भी नहीं कर सकता, ना एम्प्लॉयर कर सकता, ना एम्प्लॉय कर सकता और ना ही ट्रेड यूनियन कर सकती। इसका मतलब है कि यह प्रावधान 3 साफ समूहों को नियंत्रित करता है। 3 समूहों को नियंत्रित करता है। 3 समूह कौन से? एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता, दूसरे वर्कर यानी कि जो भी एम्प्लॉयज वहां पर काम कर रहे हैं, और तीसरा ट्रेड यूनियन, चाहे वो जो ट्रेड यूनियन है एम्प्लॉयर की हो चाहे वो वर्कर की हो। और अब आता है असली सवाल, आखिर ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस क्या होती है, इसको समझते हैं। सेकंड शेड्यूल जो इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का है उसमें इनको बड़े विस्तृत तरीके से इनकी सूची बनाकर बताई हुई है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले हम क्या समझने वाले हैं? सबसे पहले हम समझते हैं कि एम्प्लॉयर्स और उनकी ट्रेड यूनियन द्वारा की जाने वाली अनफेयर लेबर प्रैक्टिस सेकंड शेड्यूल के अंदर क्या क्या बताई गई हैं। जो पहली है वो ये है कि वर्कर के ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार में हस्तक्षेप करना। ये एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर की जो ट्रेड यूनियन है उसकी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस बता रहा हूं मैं, एम्प्लॉय वाली अभी आगे बताऊंगा। अगर कोई एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर की ट्रेड यूनियन किसी भी वर्कर के ट्रेड यूनियन बनाने के अधिकार में इंटरफेयर करे, हस्तक्षेप करे, या ये बोले कि हमारे यहां कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं होगी, तो वो अपने आप में अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा। जैसे किसी वर्कर को धमकाना कि अगर उसने ट्रेड यूनियन ज्वाइन की तो उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा, या फिर स्ट्राइक करने पर क्लोजर या फिर लॉकआउट की धमकी देना, ये एक अनफेयर प्रैक्टिस है। कि मतलब आप किसी एम्प्लॉय से, किसी वर्कर से ये भी नहीं कह सकते कि अगर तुम स्ट्राइक पे गए या तुमने धरना प्रदर्शन किया कंपनी के खिलाफ तो तुम्हें कंपनी से निकाल देंगे। ठीक है। दूसरा जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है एम्प्लॉयर या फिर एम्प्लॉयर की ट्रेड यूनियन की तरफ से, वो ये है कि ट्रेड यूनियन पर नियंत्रण या डोमिनेशन की कोशिश करना। जैसे एम्प्लॉयर अपनी पसंद की यूनियन बनाने में दिलचस्पी दिखाए, उसे सपोर्ट करे या किसी ऐसी यूनियन को फेवर करे जिसका कोई अधिकार नहीं है, सिर्फ इसलिए ताकि असली यूनियन कमजोर हो जाए, तो यह भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानी जाएगी। तीसरा है एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड यूनियन बनाना, यानी ऐसी यूनियन जो असल में एम्प्लॉयर के पूरे नियंत्रण में हो, जो एम्प्लॉयर कह रही है वही काम कर रही हो, वही चीजों को बातें सबके सामने रख रही हो, न कि वर्कर की स्वतंत्र आवाज हो। यह भी अपने आप में एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगी। और चौथा, ट्रेड यूनियन मेंबरशिप के आधार पर वर्कर से भेदभाव करना भी एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। इसका उदाहरण देकर मैं आपको बताता हूं कि किसी वर्कर को इस वजह से हटाना कि वो यूनियन में एक्टिव था, स्ट्राइक में हिस्सा लेना पर उसका डिसमिसल कर देना, या फिर सीनियरिटी या फिर प्रमोशन में भेदभाव करना, या फिर यूनियन को कमजोर करने के लिए गलत तरीके से प्रमोशन देना, या फिर यूनियन के पदाधिकारियों पर अचानक कार्रवाई करना, ये सब कुछ अनफेयर लेबर प्रैक्टिस में आएगा। और इसके बाद एम्प्लॉयर की तरफ से एक और तरीके की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होती है, वो होती है विक्टिमाइजेशन डिसमिसल। सेकंड शेड्यूल स्पष्ट रूप से बताता है कि विक्टिमाइजेशन जो है, मतलब किसी को पीड़ित करना, एक गंभीर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसके अंदर झूठे कारणों से झूठे कारण बताकर किसी को नौकरी से निकाल देना, डिसमिस कर देना। दूसरा, मेलाफाइड या फिर बैड फेथ पर एक्शन, उसके ऊपर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लेना गलत मोटिव से, गलत मंशा से। तीसरा, वर्कर पर झूठे क्रिमिनल केस डालना, यह भी आता है। और एविडेंस गढ़ना और फैब्रिकेटेड चार्जेस लगाना, यह भी इसी का हिस्सा होगा।
और विदाउट इंक्वायरी किसी को नौकरी से निकाल देना, ये भी इसका हिस्सा होगा। और डोमेस्टिक इंक्वायरी में नेचुरल जस्टिस का जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत हैं उनका पालन नहीं करना, वो भी इसी का हिस्सा होगा। और छोटी सी गलती करने पर अगर किसी एम्प्लॉय ने मान लीजिए कि माइनर मिसकंडक्ट किया है तो उसके ऊपर डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट लगाई जाए, मतलब बढ़ा चढ़ाकर पेनल्टी दी जाए। मान लीजिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि किसी कंपनी ने रूल बनाया है कि कोई वर्कर जो है वो आधे घंटे के लिए ब्रेक लेगा। किसी दिन एक एम्प्लॉय ने मान लीजिए 35 मिनट का ले लिया, तो उसको इस बात पे नौकरी से निकाल देना, ये डिसप्रोपोर्शनेट पनिशमेंट के अंदर आएगा। तो ये एक अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। और वर्कर की अच्छा रिकॉर्ड होते हुए भी उसको बदले की भावना से सजा देना, तो ये भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंदर आएगा। कौन सी? विक्टिमाइजेशन वाली जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। अब छठे तरीके की जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है उसके बारे में बात करते हैं, वो है स्ट्राइक या कलेक्टिव एक्शन को तोड़ने के लिए, स्ट्राइक या फिर कलेक्टिव एक्शन को तोड़ने के लिए कॉन्ट्रैक्ट लेबर का उपयोग करना। कि जब परमानेंट एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चले जाएं, काम बंद कर दें, तो एम्प्लॉयर ऐसी स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट लेबर को ले आए, ठेके पर मजदूरों को ले आकर काम करवाए, तो ये भी विक्टिमाइजेशन वाला अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। तो यानी रेगुलर वर्कर का जो काम है वो कॉन्ट्रैक्टर को दे देना सिर्फ इसलिए ताकि स्ट्राइक की जो ताकत है वो कम हो जाए। और आखिरी जो एम्प्लॉयर की ट्रेड यूनियन की तरफ से जो पोटेंशियल अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है वो होती है मेलाफाइड ट्रांसफर की। जैसे किसी वर्कर को सिर्फ सजा देने या परेशान करने के लिए उसको ट्रांसफर कर देना, एक जगह से एक यूनिट से दूसरी यूनिट में ट्रांसफर कर देना, तो ये आपके अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हैं। किसकी तरफ से? एम्प्लॉयर की तरफ से और एम्प्लॉयर की ट्रेड यूनियन की तरफ से। इस तरीके से हो सकते हैं इंटरफेयरिंग विद द वर्कर राइट टू फॉर्म और ज्वाइन ट्रेड यूनियन, डोमिनेट कंट्रोल ट्रेड यूनियन, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा सर आपने एम्प्लॉयर वाली तो सारी ट्रेड जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है वो बता दी, वर्कर और एम्प्लॉय की अनफेयर लेबर प्रैक्टिस का क्या? वो भी अभी बता रहा हूं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक क्यों नहीं करते, शेयर क्यों नहीं करते, सब्सक्राइब करो ना चैनल को। वीडियो तो बहुत देखते हो और ऐसा कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब पर नए लेबर कोड के बारे में कहीं नहीं मिलने वाला है। आप हमारी सारी वीडियो देख लीजिएगा, इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा आपको, और फ्री में आपको ये कंटेंट दिया जा रहा है। पसंद आता है तो सुपर थैंक्स के माध्यम से सपोर्ट करिए ना। और कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए इससे भी बेहतर, जब आपको प्रोविजंस के साथ स्क्रीन पर खोल के समझाया जाए, हम अपने कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, तो आप उसके लिए भी तैयार रहिएगा। उसके बारे में जानकारी आपको बहुत जल्द ही शेयर की जाएगी। ठीक है, अब आगे बात कर रहे हैं वर्कर और वर्कर की ट्रेड यूनियन द्वारा की जाने वाली अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस की। यहां पर मैं आपको वो ट्रेड प्रैक्टिसेस बता रहा हूं जो या तो वर्कर कर सकते हैं या वर्कर की ट्रेड यूनियन कर सकती है। उनके बारे में भी इस सेकंड शेड्यूल के अंदर बताया गया है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड के सेकंड शेड्यूल के अंदर बताया गया है। वो पहला ये है कि इलीगल स्ट्राइक, घेराव या वायलेंस। अगर कोई भी वर्कर, एम्प्लॉय या वर्कर की यूनियन इलीगल स्ट्राइक करती है, घेराव करती है या वायलेंस करती है, तो वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा। दूसरा, वर्कर को जबरदस्ती यूनियन ज्वाइन कराने या रोकने की कोशिश करना, यह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है। तीसरा, लाफुल काम में, कोई कानूनी काम चल रहा है उसमें बाधा डालना, यह भी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस होगा। और चौथा, फिजिकल थ्रेट, एब्यूजिव बिहेवियर और ऑब्स्ट्रक्शन, मतलब एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जगह पर जहां पर काम कर रहे हैं वहां पर झगड़ा करना, लड़ाई झगड़े करना, हाथापाई करना, गाली गलौज करना या काम करने नहीं देना, ये सभी अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के अंदर आता है। और मुख्य बात यह है कि जो धारा 84 है, सेक्शन 84 जो है, और उसके साथ साथ सेक्शन 2 क्लॉज जेड जहां पर अनफेयर लेबर प्रैक्टिस की डेफिनेशन दी गई है, और जो सेकंड शेड्यूल, ये तीनों मिलकर धारा 84, सेक्शन 2 क्लॉज जेड और दूसरा सूची जो है, ये तीनों मिलकर इंडस्ट्रियल रिलेशन को एक बेहद सख्त डू नॉट क्रॉस वाली लाइन खींच देते हैं। एम्प्लॉयर अपनी पावर मिसयूज नहीं कर सकता, यूनियन अपनी शक्ति मिसयूज नहीं कर सकती, और वर्कर के खिलाफ मेलाफाइड डिसमिसल या फिर विक्टिमाइजेशन को कानून सीधे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस मानता है।
और हायर और फायर सिस्टम में जो धारा 84 है, सेक्शन 84 जो है, वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। क्यों बेहद महत्वपूर्ण होती है, आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा, मगर मैं आपको बता देता हूं कि क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो विक्टिमाइजेशन वाले डिसमिसल हैं और ट्रेड यूनियन एक्टिविटी पर हमले को सीधे अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के रूप में चैलेंज किया जा सकता है, सीधे लेबर ट्रिब्यूनल के सामने चैलेंज किया जा सकता है। अब ये आपने हायर एंड फायर सिस्टम का ये सारा रूल प्रोसीजर अभी तक समझा। अब बात करते हैं बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की, और वो है पेनल्टीज के बारे में, कि अगर एम्प्लॉयर ने कोई भी हायर एंड फायर सिस्टम का कोई भी जो रूल रेगुलेशन अभी तक हमने पढ़े हैं, इसमें से किसी भी प्रावधान को वॉयलेट किया, कोई भी कानून तोड़ा, तो क्या उसके ऊपर सजा के प्रावधान है। बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, कॉपी पेन लेके बैठिएगा, नोट्स आपके बहुत काम आने वाले हैं जो चीज मैं आपको बता रहा हूं। हायर और फायर से जुड़े उल्लंघनों के लिए दंड क्या है वो समझिएगा। हायर और फायर, रिट्रेंचमेंट, ले ऑफ और क्लोजर के नियम जितने मजबूत हैं, उनका उल्लंघन उतना ही गंभीर परिणाम भी लाता है। ये जो पूरा फ्रेमवर्क है जो मैं आपको बता रहा हूं, ये धारा 86 के अंदर दिया गया है पेनल्टीज का, और इसे अब हम बिल्कुल आराम से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि कोई भी एम्प्लॉयर हायर एंड फायर सिस्टम को वॉयलेट करता है तो उस पर क्या सजा के प्रावधान हो सकते हैं। वो प्रावधान जो पेनल्टीज हैं वो सेक्शन 86 के अंदर दी गई हैं, धारा 86 के अंदर दी गई हैं, किसके, नए लेबर कोड के तहत। इसको हम बिल्कुल आराम तरीके से समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो पहला हिस्सा है वो धारा 86 सब सेक्शन 1 है, जो ये कहता है कि ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर परमिशन रूल तोड़ने पर क्या दंड मिलेगा, वो सेक्शन 86 सब सेक्शन 1 बताता है। सेक्शन 86 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड क्या बताता है कि ले ऑफ की स्थिति में, रिट्रेंचमेंट छटनी की स्थिति में, क्लोजर परमिशन रूल्स को तोड़ने की स्थिति में क्या दंड मिलेगा। अगर कोई एम्प्लॉयर धारा 78, 79 और 80 के नियम तोड़ता है, जो ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर से रिलेटेड है, जिनको मैं आपको ऑलरेडी इस वीडियो के स्टार्टिंग में बता चुका हूं, ठीक है। तो सेक्शन 86 सब सेक्शन 1 ये कहता है कि मिनिमम जुर्माना कम से कम 1 लाख रुपए लगेगा और मैक्सिमम जुर्माना 10 लाख रुपए तक का हो सकता है ऐसी एस्टेब्लिशमेंट पर। मतलब क्या है कि अगर एम्प्लॉयर सेक्शन 78 का जो रूल है, लार्ज यूनिट के में बिना गवर्नमेंट परमिशन के ले ऑफ कर देता है, या लार्ज यूनिट 300 वर्कर से ज्यादा वाली यूनिट के अंदर बिना सरकारी परमिशन के, बिना सरकार की परमिशन के छटनी कर देता है, या धारा 80 का जो रूल है, लार्ज यूनिट में बिना सरकार की परमिशन के एस्टेब्लिशमेंट को क्लोज कर देता है, परमानेंटली बंद कर देता है काम को, तो उसे यह भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। मिनिमम जुर्माना कितना है, 1 लाख रुपए का, और ये मैक्सिमम जुर्माना 10 लाख रुपए तक का हो सकता है। समझ गए? सेशन कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में बताइए ना। कोई सवाल है तो वो भी पूछिएगा, बहुत मेहनत करके आपके लिए ये डिटेल सेशन लाते हैं। अब बात करते हैं धारा 86 उपधारा 2 की, सेक्शन 86 सबसेक्शन 2 की, जहां पर अगर कोई एम्प्लॉयर दोबारा वही गलती करे जिसके लिए उसको ऑलरेडी सजा हो चुकी है, मतलब जो 86 सबसेक्शन 1 वाला जो अपराध था, ले ऑफ के रूल को फॉलो नहीं किया, रिट्रेंचमेंट के रूल को फॉलो नहीं किया और क्लोजर के रूल को फॉलो नहीं किया, और उसने वही दोबारा गलती दोबारा से कर दी है, तो क्या होगा, उसको ऑब्वियसली एनहांस्ड पनिशमेंट मिलेगी, सजा बढ़कर मिलेगी। अगर एम्प्लॉयर दूसरी बार फिर से धारा 78, धारा 79 और धारा 80 का उल्लंघन करता है, तो उसके ऊपर जो अब फाइन लगेगा, जो पहली बार करने पर 1 लाख रुपए का मिनिमम फाइन था, अब वो फाइन बढ़कर कम से कम 5 लाख रुपए का फाइन लगेगा, और जो मैक्सिमम फाइन है वो 20 लाख रुपए तक का हो जाएगा, और उसके साथ साथ ऐसे एम्प्लॉयर को 6 महीने तक की सजा भी हो सकती है, या फिर दोनों भी लग सकती है। समझ रहे हो? फाइन, सिर्फ फाइन बढ़ा नहीं है, उसके साथ साथ सजा के प्रावधान भी जुड़ गए हैं, 6 महीने तक की सजा के प्रावधान हो गए हैं। यह बताता है कि जो स्टेट है वो रिपीटेड ऑफेंडर्स को बहुत गंभीरता से लेता है। अब बात करते हैं धारा 86 सबसेक्शन 3 की, सेक्शन 86 सबसेक्शन 3 की, जो कहता है कि रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के जो अन्य सेफगार्ड्स हैं
उनको तोड़ने पर क्या पेनल्टी दी जाएगी, उनको तोड़ने पर क्या दंड दिया जाएगा, उसके बारे में बताता है ये सेक्शन 86 सबसेक्शन 3। ये कहता है कि अगर एम्प्लॉयर सेक्शन 67 मतलब धारा 67, धारा 70, धारा 73 या धारा 75 का पालन नहीं करता है तो सेक्शन 86 क्लॉज 3 में जो दंड दिया गया है वो मिनिमम फाइन 50,000 का है और मैक्सिमम फाइन 2 लाख का है। और जो ये धारा मैंने अभी आपको बताई, धारा 67, 70, 73 और 75, इसके अंदर लिखा क्या है वो भी मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा रहा हूं। इन प्रावधानों के अंदर क्या सेफगार्ड दिए हुए हैं वो ये हैं कि जो धारा 67 है वो ये कहती है कि अगर कंपेंसेशन नहीं दी गई है, 299 से कम वर्कर वाली ऑर्गेनाइजेशन की पनिशमेंट है ये, समझ रहे हो, छोटी यूनिट के अंदर भी कंपेंसेशन न मिलने वाली रियर स्थिति, अगर उसका कोई वायलेशन हुआ है तो वहां पर भी जो मिनिमम फाइन है वो 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए का फाइन है। मतलब आप ये बोलो कि हमारे यहाँ 299 से कम वर्कर है और अगर कोई एम्प्लॉयर जबरदस्ती किसी एम्प्लॉय को निकाल देगा तो ऐसे एम्प्लॉयर को क्या पूरी छूट है? नहीं, उसको कानून और रूल्स का अभी भी फॉलो करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। अब ऐसी स्थिति के अंदर जो मिनिमम फाइन है वो 50,000 रुपए है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का फाइन है। धारा 67 कंपेंसेशन न मिलने वाली रेयर स्थिति के बारे में बताता है और जो धारा 70 है वो कंडीशन प्रेसिडेंट टू रिट्रेंचमेंट की बात करता है कि मतलब अगर कहीं पर छटनी होनी है तो उससे पहले जो 3 मैंडेटरी रिक्वायरमेंट याद है मैंने आपको बताई थी कि 1 महीने का नोटिस देना होगा, 15 दिन 1 वर्ष के हिसाब से अतिरिक्त कंपेंसेशन देनी होगी और सरकार को नोटिस इंफॉर्मेशन भी देनी होगी कि हम यहाँ छटनी कर रहे हैं। सरकार से परमिशन कब मांगनी है? 300 से ज्यादा में, मगर सरकार को इन्फॉर्म तो आपको 300 से कम में भी करना है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। सरकार परमिशन नहीं भी देती है 300 से कम वाले में तो चल जाएगा, मगर 300 से ज्यादा में परमिशन होनी जरूरी है, तभी वो वैध होगी रिट्रेंचमेंट। इंफॉर्मेशन तो आपको सरकार को देनी ही देनी है। अगर आपने वो इंफॉर्मेशन सरकार को नहीं दी तो सेक्शन 70 का उल्लंघन होगा और पनिशमेंट 50,000 से 2 लाख अभी भी हो सकती है। और जो सेक्शन 70 के अंदर कंडीशंस क्या थी, मैंने आपको फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि 1 महीने का एडवांस नोटिस एम्प्लॉइज को, दूसरा 15 दिन एवरेज पे प्रति वर्ष काम करने के हिसाब से कंपेंसेशन और गवर्नमेंट को एडवांस नोटिस। एक और प्रावधान है सेक्शन 73 जो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ट्रांसफर के समय वर्कर्स के क्या अधिकार होंगे। अगर इन रूल्स का भी वायलेशन होता है तभी भी पनिशमेंट वही आपकी 50,000 से 2 लाख रुपए तक का फाइन है। और धारा 75 आपके क्लोजर कंपेंसेशन रूल्स के बारे में बात करती है, यानी कि मतलब साफ है कि अगर एम्प्लॉयर नोटिस ना दे, मुआवजा कम दे, ट्रांसफर के समय वर्कर को प्रोटेक्ट ना करे, क्लोजर कंपेंसेशन ना दे तो सेक्शन 86 क्लॉज 3 के तहत दंड मिल सकता है। और वो दंड कितना है एम्प्लॉयर पर? 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का फाइन लग सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 86 सबसेक्शन 4 की, जो दूसरी बार उल्लंघन करने पर कठोर दंड के प्रावधान कहता है। सेकंड ऑफेंस में, मतलब जो ये 86 सबसेक्शन 3 के अंदर थे, जो माइनर ऑफेंसेस थे जहां पर फाइन आपका 50,000 से 2 लाख तक था, अगर उसी तरीके का अपराध ऑफेंस एम्प्लॉयर के द्वारा, एस्टेब्लिशमेंट के द्वारा दोबारा किया जाता है तो उसमें जो मिनिमम सजा के प्रावधान है, कम से कम जो फाइन लगेगा ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पर, ऐसे एम्प्लॉयर पर, ऐसे नियोक्ता पर, वो कम से कम 1 लाख रुपए का होगा और मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जाएगा। मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का जाएगा और 6 महीने की सजा के प्रावधान भी हैं या फिर दोनों लग सकते हैं। अब बात करते हैं धारा 86 क्लॉज 5 और धारा 86 क्लॉज 6 की, जो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस के लिए दंड की बात करते हैं। सेक्शन 86 सबसेक्शन 5 या क्लॉज 5 और सेक्शन 86 क्लॉज 6 कि अगर कोई अनफेयर लेबर प्रैक्टिस हुई है तो उसके स्थिति में क्या सजा के प्रावधान होंगे। अगर कोई अपराध पहली बार हो रहा है अनफेयर लेबर प्रैक्टिस तो सेक्शन 86 सबसेक्शन 5 लगेगा और जो भी व्यक्ति अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करता है उस पर जो मिनिमम फाइन है वो 10,000 रुपए का है और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का जा सकता है। दूसरी बार अपराध करने पर उसी नेचर का सेक्शन 86 सबसेक्शन 2 लगेगा, सेक्शन 86 सबसेक्शन 6 लगेगा
और रिपीट ऑफेंडर्स के लिए जो फाइन है वो मिनिमम 50,000 रुपए का है, कम से कम 50,000 रुपए का है, और मैक्सिमम वो 5 लाख रुपए तक का लगेगा, और 3 महीने की सजा भी हो सकती है या फिर दोनों हो सकती है। अब देखिए, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कौन कौन कर सकता था? एम्प्लॉयर भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है, और ट्रेड यूनियन भी कर सकती है। तो ये जो सजा के प्रावधान है ये सभी के लिए है। इसमें एम्प्लॉयर, वर्कर और ट्रेड यूनियन ऑफिस बियरर सभी शामिल होते हैं। अब बात करते हैं धारा 86 सबसेक्शन 7, 86 सबसेक्शन 8, 86 सबसेक्शन 9 जो ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए दंडों के बारे में बात करते हैं, ट्रेड यूनियन से जुड़े हुए पनिशमेंट को प्रोवाइड करते हैं। सेक्शन 86 सबसेक्शन 7 ये कहता है कि अगर कोई ट्रेड यूनियन रिकॉर्ड न जमा करा रही है, रिकॉर्ड जमा नहीं करा रही है, तो उस पर फाइन 1,000 से 10,000 रुपए तक का लग सकता है, और 50 रुपए डेली की जो देरी की जा रही है उसका फाइन लगेगा एडिशनल। दूसरी ट्रेड यूनियन पर क्या पेनल्टी लग सकती है? सेक्शन 86 सबसेक्शन 8 के तहत फॉल्स स्टेटमेंट देने पर, झूठी स्टेटमेंट देने पर 2,000 से लेकर 20,000 रुपए तक का फाइन लगेगा। और 86 सबसेक्शन 9 के तहत फेक रजिस्ट्रेशन दिखाने पर, झूठी रजिस्ट्रेशन एज ट्रेड यूनियन दिखाने पर जो फाइन है वो 5,000 रुपए से लेकर 20,000 रुपए तक लगेगा। इसी के साथ जो ये पेनल्टी वाला पोर्शन है ये भी आपका पूरा होता है। सेशन बताइए आपको कैसा लग रहा है? बहुत मेहनत करके आपके लिए ऐसा डिटेल्ड सेशन लेके आए हैं। अब इस पूरे मसले के हायर एंड फायर रूल्स का बड़ी पिक्चर को समझते हैं, और इन सभी नियमों का हम एक बार संयुक्त प्रभाव देखते हैं, कंप्लीट एप्लीकेशन देखते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, एम्प्लॉयर्स को स्ट्रक्चर्ड फ्लेक्सिबिलिटी मिली है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट से उन्हें वर्कफोर्स को बिजनेस साइकिल के अनुसार रखने की सुविधा मिलती है। दूसरा, एम्प्लॉयज को मजबूत सुरक्षा मिली है, जैसे मैंडेटरी नोटिस की रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी कंपेंसेशन देना होगा, गवर्नमेंट की परमिशन की बात है, इंक्वायरी प्रोटेक्शन की बात है, ये सब टर्मिनेशन को बैलेंस्ड बनाते हैं। और तीसरा, 300 वर्कर का जो थ्रेशोल्ड है वो एक मिडल पाथ है। छोटे प्रतिष्ठानों को अधिक स्वतंत्रता है, और बड़े प्रतिष्ठानों को अधिक अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है। चौथा, कम लिटिगेशन होंगे, कोर्ट केसेस कम होंगे, क्लियर प्रोसेस है, तो इसका मतलब है कि डिस्प्यूट भी कम होंगे, विवाद भी कम होंगे। और पांचवा, हायर और फायर कोई नया नहीं है, अब बस रेगुलेटेड है और ज्यादा ट्रांसपेरेंट है। भारत में पहली बार टर्मिनेशन को स्टेप बाय स्टेप साफ रूल बुक दी गई है। अब अंत में हम अपने कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो कंक्लूजन यही है कि नए लेबर कोड हायरिंग और फायरिंग को रेगुलेट कर रहे हैं, और फायरिंग को फ्री नहीं कर रहे, बिल्कुल स्वतंत्र नहीं बनाते हैं, बल्कि नौकरी से निकालने को स्ट्रक्चर्ड बना रहे हैं। हायरिंग को फ्लेक्सिबल बनाते हैं, वर्कर की जो सुरक्षा है उसको प्रिडिक्टेबल बनाते हैं, और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के संबंधों को पारदर्शी बनाते हैं। इन नियमों को समझने के बाद आपके पास भारत के आधुनिक लेबर लॉ की पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। इसी के साथ जो ये सेशन है हमारा खत्म होता है। अगर आपने इस वीडियो को 1% भी समझा है, और अगर 1% भी समझ आया है कि हायर एंड फायर रूल्स नए लेबर कोड के तहत क्या हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, अपने सर्कल में हर HR मैनेजर के साथ, हर वर्कर के साथ, हर एम्प्लॉय के साथ, हर एम्प्लॉयर के साथ, हर लॉ स्टूडेंट के साथ, हर जुडिशरी एस्पिरेंट के साथ, हर लॉयर के साथ इस वीडियो को साझा जरूर करिएगा, और वीडियो को हाइप करिएगा ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंच सके। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इतना बेहतरीन सेशन देखने के बाद, तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। आप वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, आपके एक सब्सक्राइब बटन से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है, ताकि हम आपके लिए ऐसे सेशन लाते रहें। आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं सुपर थैंक्स के माध्यम से, चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करके भी। आपके लिए फ्यूचर में मेंबर्स के लिए हम कुछ खास स्पेशल बहुत बेहतरीन सेशन लाने वाले हैं, तो आप चैनल मेंबरशिप जरूर ज्वाइन करिए, हमें सपोर्ट करिए। न्यायिक सेवा परीक्षाओं की, सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप धून लॉ मेंटर के माध्यम से हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं, और लेबर लॉ पर
न्यू लेबर कोड्स पर भी हम स्पेसिफिक कोर्सेज जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, जिसकी जानकारी आपको यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगी और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही कोर्स लाइव होंगे उनके लिंक भी मिल जाएंगे। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर। जय हिंद।